हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। तो कल का सेशन हमने जहाँ कंक्लूड किया था, एक 2 मिनट में उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने कुछ टर्म्स सीखे, जैसे कैपिटल, उसके बाद में कुछ सिक्योर्ड लोन्स, देन क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज़ का ये पार्ट था। देन फिर शिफ्ट करते हैं फिक्स असेट्स पे, फिक्स असेट्स के बाद में इन्वेस्टमेंट्स, देन करंट असेट्स। तो इतने सारे वर्ड्स देखे और इसमें सब कुछ कैटेगरीज है और भी छोटी छोटी, उन चीज़ों को देखा। तो ये वर्ड्स हमेशा हमको लगने वाले हैं आने वाले समय में, मतलब जब तक हम अकाउंटिंग करते रहेंगे तब तक ये सारी चीज़ें हमको लगने वाली है। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख लीजिए, सो दैट वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और आज के इस वीडियो में हम लोग और आगे जाने वाले हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे, कि अकाउंटिंग करते समय क्या प्रिंसिपल्स, क्या एजम्पशंस दिमाग में रखते हुए अकाउंटिंग की जाती है, उसके बेनिफिट्स क्या है और ऐसा क्यों करना है, और वो जो एजम्पशंस है वो क्या क्या है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आनंद विजय कुमार काबरा और मैं औरंगाबाद से हूँ, और 11th का ये हम सब्जेक्ट कर रहे हैं। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप तक हमारे सारे वीडियोस तुरंत पहुंच जाए, जैसे ही अपलोड हो आपको मिल जाए। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो आज का जो सेशन है वो हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मीनिंग क्या है। अभी अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, तो हमको देखना है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में से 1 ईयर इन FY 2019-20 जो अभी ख़त्म हुआ है रिसेंटली, इसमें हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना GST भरा है, कितना इनकम टैक्स भरना है, ये सब हम चेक करेंगे एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। मतलब अभी चेक करेंगे, ये ख़त्म हो गया है, तो ये चेक करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, बराबर। और ये अकाउंटिंग का लैंग्वेज जो है कॉमन है सभी लोगों में, मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक लैंग्वेज है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए उनके रिजल्ट्स समझने का। सो अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है तो इसके पीछे कुछ लॉजिक्स रहेंगे, तो वो भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहेंगे। सो वो देखते हैं क्या क्या है आगे। और हम जब जब सिर्फ अकाउंटिंग इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, या तो सिर्फ अकाउंटिंग ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे बात करते समय, तो उसका मीनिंग होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका मीनिंग होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बाकी जो अकाउंटिंग है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या टैक्स अकाउंटिंग। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इस कंसेप्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, जो हम आगे सीखने वाले हैं, आने वाले लिस्ट में हम सीखने वाले हैं वो कंसेप्ट, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक प्रॉपर ढंग से बनाई गई है, इसका एक एश्योरेंस मिलता है हमको, अगर वो फॉलो किए गए हैं। जो एजम्पशंस हम आगे पढ़ने वाले, ये यूज़ करने के बाद उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक रिलायबिलिटी बढ़ता है, तो ये एक एश्योरेंस मिलता है हमको वो यूज़ करने के बाद। उसके बाद में यूनिफॉर्मिटी, मतलब ये सभी लोग यूज़ करेंगे ये एजम्पशंस, सभी लोग सेम सिचुएशन में सेम एजम्पशन एप्लीकेबल करेंगे, तो उससे होगा क्या कि आने वाले रिजल्ट सभी के वो सेम रहेंगे। इसके वजह से कंपेयर करते आने वाले हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो और सबका जो चीज़ रहेगा, प्रोसेस जो रहेगा सेम रहेगा, ये एक बेनिफिट है यहाँ पे। उसके बाद में सिमिलरली जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट है, मतलब ये कॉमनली एक्सेप्ट किए थे सभी ने कि हाँ ये लॉजिक्स बराबर है और इसको हमको यूज़ करना है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई थी। देन ये सभी को पता रहेंगे, तो रीड जो करने वाला है, से कोई बैलेंस शीट रीड कर रहा है और वो बैलेंस शीट इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके बनी है, तो उसको उसका इंटरप्रिटेशन काफ़ी आसानी से हो पाएगा कि इस बैलेंस शीट में जो चीज़ें दिख रही है उसका मीनिंग क्या है। सो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा। लास्टली वैलिड एंड अप्रोप्रिएट असम्पशंस, जो इस लिस्ट में आने वाले एजम्पशन है वो यूज़ करके बनाया है, तो आपने वैलिड एजम्पशंस यूज़ किए हैं। अदरवाइज कुछ गड़बड़ आपने की है, ये यहाँ से समझेगा हमको। ये थे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जो आने वाली लिस्ट है उसका। तो अब हम जंप करेंगे कि ये एजम्पशंस क्या क्या है। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट एजम्पशन, बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, अपने एग्जाम्पल वाले राजू भैया, ये थे राजू भैया, इन्होंने एक मैंगोज़ का बिज़नेस शुरू किया था।
इन्होंने 10,000 का एक कैपिटल इन्वेस्ट किया था इस बिजनेस में। तो हम ये कहना चाह रहे हैं ये मैंगोज का बिजनेस एक अलग पर्सनालिटी है और राजू भैया एक अलग पर्सनालिटी है। ये दो अलग अलग लोग हैं, इनमें थोड़ा बाइफर्केशन रखना होगा। अब जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे इन मैंगोज के बिजनेस में तो वो रिकॉर्ड होंगे बुक्स में। मैंगोज के जो भी बिजनेस का नाम रहेगा हमारा, उनके बुक्स में ये रिकॉर्ड होंगे मैंगोज के। मान लीजिए राजू भैया ने कैपिटल लाया, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा बुक्स में। ड्राइंग किया, यहाँ से कुछ विड्रॉ किया, वो रिकॉर्ड होगा। राजू भैया ने बिजनेस का कैश यूज करके बच्चों का फीस पेड किया, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम बिजनेस कैश, ये रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। और राजू भैया ने खुद के जेब से कुछ पैसे डिपॉजिट किए बैंक में, उनके सेविंग्स बैंक में, तो उसका और इस बिजनेस के ट्रांजैक्शन का कोई लेना देना नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। राजू भैया के पर्सनल ट्रांजैक्शन वो खुद देखेंगे उनके बुक्स में, और बिजनेस एंटिटी के ट्रांजैक्शंस देखे जाएंगे बिजनेस के बुक्स में। एक दूसरे के साथ इसको मिक्स नहीं करना है। ये बोला गया है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको ऐसे भी कहा जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसी चीज़ पे से हमने एक चीज़ देखा था, ये जो कैपिटल है बिजनेस का लाइबिलिटी है टॉवर्ड्स द ओनर। हमने देखा था ये कैपिटल जो है ये एक लाइबिलिटी है बिजनेस पे, इस ओनर के लिए, ओनर को देना है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कमेंट्री में बोली है कि बिजनेस यूनिट इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर और ओनर्स। ठीक है, देन जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो बिजनेस के हिसाब से अलग रहेंगे और ओनर के हिसाब से अलग रहेंगे। ये सेपरेशन रहेगा यहाँ पे। ये फिर से वही पॉइंट है कि कैपिटल जो है वो बिजनेस के टॉवर्ड लाइबिलिटी है। और जो असेट्स बिजनेस में रहेंगे वो किसके रहेंगे, बिजनेस के रहेंगे, ना कि उस प्रोप्राइटर के रहेंगे। सो ये चीज़ यहाँ पे है। ये वो सेपरेट लीगल एंटिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा लगेगा हमको ये। और यही यूज़ करके हमको बुक्स प्रिपेयर करने हैं। जब कभी हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो चेक करिए वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है क्या है, तो वो बुक्स में नहीं लेना है। पर्सनल है लेकिन बुक्स से पैसे गए हैं, अपने अकाउंट से पैसे गए हैं, तो बुक्स में लेना है। ठीक है, ये स्ट्राइक आउट होगा हमेशा, ये ट्रिगर पॉइंट है, चेक करेंगे हम लोग एंट्री करने से पहले। अब ये हो गया पहला, हमने देखा बिजनेस लीगल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी सेपरेट होता है। मनी मेजरमेंट, जिन चीज़ों को हम पैसे की वैल्यू में काउंट कर सकते हैं उन्हीं को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। हमने पहले भी देखा मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हम लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो बोला गया है कि दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमने पहले भी सीखा है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है और बिजनेस से रिलेटेड है तो ही वो बुक्स में आएंगे। एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे, अब जिस करेंसी में हम जिस कंट्री में हम हैं वहाँ का जो भी ऑपरेशनल करेंसी होगा, जैसे इंडिया में है रुपीज़, जो ऐसे भी डिस्क्राइब किया जाता है या तो ऐसे भी डिस्क्राइब किया जाता है, तो हमारे लिए होगा ऑपरेशनल करेंसी रुपीज़। हम हमेशा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है इंडियन रुपीज़ में प्रेजेंट करेंगे। हमारा जो भी अमाउंट लिखा रहेगा ये एज्यूम टू बी इंडियन रुपीज़ रहेगा, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड सेपरेटली कि ये कुछ अलग है, तब तक ये इंडियन रुपीज़ ही पकड़ा जाएगा। अब जहाँ पे पैसे में गिनते नहीं आ रही है, ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस अगर होते हैं तो वो बुक्स में नहीं आएंगे। से एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिया, स्ट्राइक किया, लेकिन इसको पैसे में गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। मैनेजमेंट का एफिशिएंसी आप काउंट कर सकते हो क्या इन टर्म्स ऑफ मनी, नहीं कर सकते। सो वो बुक्स में नहीं आएंगे। ये मनी मेजरमेंट में आएगा ये चीज़। देन
एक एग्जांपल दिया है नीचे, 5 कंप्यूटर्स, 2 टेबल, 3 चेयर्स, इतना ही अगर डेटा हमारे पास होता था तो क्या हम इसको रिकॉर्ड कर पाते थे बुक्स में? जी नहीं। बट उसके साथ पैसा अटैच होके आ गया कि कितने में लिया है। अगर उसका अमाउंट अटैच होके आता है तो हम बुक्स में लेंगे उसको। पैसे में गिनते आ रहा है और वो बिजनेस से रिलेटेड है, बुक्स में एंट्री करेंगे। यहाँ पे लिखिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन प्लस बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंट्री इन बुक्स। ये और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब एक बार्टर ट्रांजैक्शन यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, मनी मेजरमेंट के साथ बार्टर ट्रांजैक्शन, जहाँ कोई 2 सर्विसेज के लिए एक्सचेंज हो रही है, या एक गुड्स है और एक सर्विसेज है, एक पर्सन अपनी सर्विस दूसरे के पास के अवेलेबल गुड्स के साथ एक्सचेंज कर रहा है, तो वो अगर पैसे में गिनते आ रहा है तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट, फिर से ये सारे ही इम्पोर्टेंट है बट ये हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अब थर्ड वन है कॉस्ट कंसेप्ट। अब कोई चीज़ हम परचेस कर रहे हैं बुक्स में, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी लेके आए, तो ये प्लांट एंड मशीनरी का रिकॉर्डिंग किस अमाउंट पे करना चाहिए? मान लीजिए जो आईफोन है, से आईफोन 7 या आईफोन 10 भी आ गया अभी, जो कि लगभग 70,000 80,000 का फ़ोन है। मान लीजिए उसका प्राइस ₹1,00,000 चल रहा है मार्केट में, अभी मिल नहीं रहा है, ₹1,00,000 पकड़ लीजिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट मुझे कहीं से मैनेज हो गया ₹70,000 में। जो ₹1,00,000 की चीज़ें मेरे को 70,000 में मिल रही है और मिल गई 70 में, तो मैं हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे कितने पे रिकॉर्ड करूँगा? 70,000, ना कि ₹1,00,000। मैंने कितना पे किया ये मैं देखूंगा, मार्केट में क्या चल रहा है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं रहेगा, मैं ये देखूंगा सिर्फ मेरे जेब से पैसा कितना जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने हिंदी में कुछ लिखा, कितना प्राइस पे किया है इनिशियली उस पर रिकॉर्ड करो। इनिशियली हमने ₹70 पे किया है, उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे एंट्री, ठीक है। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। खर्चा कितना आया था परचेस करने के लिए, जो एक्विजिशन का जो कॉस्ट है उसको बोलना है हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। अब और एक चीज़, क्या ये साल भर बाद भी 70 पे ही दिखेगा, 2 साल बाद भी 70 पे ही दिखेगा क्या? क्यों तो हमने यूज़ किया है और उसका प्राइस फॉल होने वाला है या तो यूटिलिटी फॉल होने वाला है, उसके वजह से उसका जो आने वाला रियलाइजेबल प्राइस है वो कम हो जाएगा। हाँ कम हो जाएगा तो हम उस पर करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज, जो हम देखने वाले हैं हमारे आने वाले चैप्टर्स में। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा हम उस पर ये करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे बैलेंस शीट में। ये हमेशा चेंज होते रहेगा आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हुआ कॉस्ट कंसेप्ट। उसके बाद में कंसिस्टेंसी। विराट कोहली लाइक हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, वैसे ही हमको हर अकाउंटिंग पीरियड में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हमने अडॉप्ट की है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्या, कुछ प्रिंसिपल होते हैं अकाउंटिंग के और उसको अप्लीकेबल करना है। जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ये बोला जाता है, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एक मेथड है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, हाँ है। मेथड कौन सा है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपने जो भी अडॉप्ट किया है एक बार जो अडॉप्ट किया है वो ही हमेशा लेना है। ये मेथड सालों साल, मतलब जब तक असेट है तब तक यही मेथड उस पर अप्लाई करना है। मन में आया तब SLM ले लिया, मन में आया तब WDV ले लिया, इंटरचेंज करते रहे, ये साल में ये साल में ये, ऐसे नहीं करना है। कंसिस्टेंटली एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करना है अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कोई लीगल रिक्वायरमेंट है या तो वैसा करने में कोई बेनिफिट है। सो ये कंटिन्यूसली एक ही लेना है, अपने दिल से कुछ भी नहीं करना। जो एक बार लिया है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने की कोशिश करना है। चलिए, योर कंसिस्टेंसी। कंजर्वेटिज्म में क्या बोला है, जो हमारा हिंदी एक हमने यहाँ पे एक लॉजिक बोलिए या तो मेमोरी की बोलिए या तो अंडरस्टैंडिंग नोट बोलिए, इसको हम बोलेंगे ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग नोट, ओफू। कि इनकम एक्चुअल में हुआ तो ही रिकॉग्नाइज करो, पर लॉस दिख रहा है कि होने वाला है
होने वाला है ये भी दिख रहा है लॉस, तो लॉस बुक कर लो। हम नुकसान बुक्स में ले लेंगे ताकि सरप्राइज ना लगे कि यार 2 दिन पहले पता था या 2 साल पहले पता था और आज ये हो गया। तो हम नुकसान जो है वो पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे और इनकम जब एक्चुअल में रियलाइज होगा तब ही करेंगे। सो ये चीज़ बोला है कंजर्वेटिज्म में। तो यही बोला है कि while recording the business transactions we have to anticipate no profit but provide for all possible losses। जब बुक्स लिखेंगे तब फ्यूचर के प्रॉफिट्स नहीं रिकॉग्नाइज करने, जो रियलाइज हो गए एक्चुअल में उतना ही करना है, लेकिन फ्यूचर के लॉसेस अगर एंटिसिपेट कर पा रहे हैं तो वो हम ज़रूर यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। इससे एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बैड डेब्ट्स के लिए हमने प्रोविजन कर दिया। बैड डेब्ट्स हमने कल सीखा था, डेटर से अगर पैसा आने की आशंका कम होते जा रही है तो वो बैड डेब्ट्स में टर्न होने के चांसेस ज़्यादा है, और ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये पैसे डुबाने वाला है, तो उसके लिए हम पहले से दिमाग प्रिपेयर करके रखेंगे, जाने दे, डूब गया तो डूब गया, 1000 रुपये चलेगा। तो ये बैड डेब्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए वो 1000 रुपीज़ का एक प्रोविज़न करेंगे, तो उसको यहाँ पे लिया जाएगा, इस चीज़ में कंसिडर किया जाएगा। अब और एक चीज़ यहाँ पे, जो लास्ट एक एग्जांपल लिया था हमने आईफोन का, तो सिमिलर लाइन पे एक एग्जांपल यहाँ पे है कि क्लोजिंग स्टॉक है फैक्ट्री में जिसका वैल्यू है 25,000 रुपया एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू है 35,000 रुपया। तो ये 35,000 रुपया जो है इसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद है, लेकिन अभी तक स्टॉक हमारे हाथ में ही है, हमने बेचा है क्या, सेल किया है क्या, नहीं किया है। तो जब तक सेल नहीं होता, इस स्टॉक पे प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता, तब तक हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे बुक्स में। जिस दिन ये स्टॉक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा उस दिन ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे हमारे बुक्स में प्रॉफिट बोल के। इस पे का जो प्रॉफिट रहेगा उस दिन रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ये 25,000 पे ही चलेगा बुक्स में, ये बोला गया है कंजर्वेटिज्म में। ये वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न, 6th वाला गोइंग कंसर्न। क्या होता है गोइंग कंसर्न? यहाँ पे एक सॉन्ग का एक छोटा सा लाइन लिखा है मैंने, चलते जाना है हमें चलते जाना है। सो इसका मीनिंग ये है, ये सॉन्ग पे से मुझे ये बोलना है कि जब कभी कोई बिज़नेस शुरू करता है तो वो तो एक आइडिया लेके चलता है कि मुझे ये बिज़नेस बहुत दिनों तक करना है, अच्छा खासा प्रॉफिट है इसमें से कमाना है, ये दूर तक ले जाना है, बराबर। तो ये एजम्पशन हमारे दिमाग में होता है। जब कभी हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये सोचते हैं कि आने वाले कई सालों तक ये हमारा बिजनेस चलते रहेगा, तुरंत ये बंद नहीं होने वाला, ये एक एजम्पशन लेके हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये अकाउंटिंग, तो ये है गोइंग कंसर्न, काफ़ी बेसिक। तो यहाँ पर टेक्स्ट में क्या बोला है देखते हैं। बेसिक एजम्पशन है जो बिजनेस को चलते रहने के लिए बोलता है, कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फ्यूचर। And going concern concept influence accounting practices in relation to valuation of assets and liabilities, depreciation of fixed assets and treatment of outstanding and prepaid expenses and accrued and unearned revenues। मान लीजिए जब तक सब सही चल रहा है, सही है, जैसे वो वैसा कॉस्ट पे यहाँ पे दिख रहा है। ये XYZ कंपनी है, से रिसेंटली एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हमारे रीजन में डूब गई थी। सो उनके काफ़ी सारे एसेट्स है, मान लीजिए बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है। अब जब तक खबर नहीं थी कि ये डूबने वाली है तब तक इनका वैल्यू इतना था, 200 करोड़, 250 करोड़, 100 करोड़, बराबर। मतलब कितना हुआ, 450 और 550 करोड़, इतना असेट दिख रहा है। लेकिन जैसे ही पता चला कंपनी डूबने वाली है या अब कंपनी ज़्यादा ऑपरेशन में नहीं है, तो कंपनी ने ये सारी चीज़ें बेचने के लिए एक नोटिस निकाला या एक एडवर्टाइज दिया पेपर में। तो इसका वैल्यू सडनली हो गया इतना, इसका हो गया इतना, और इसका हो गया इतना, 75, 195। तो देखिए कहाँ 550 करोड़ एंड कहाँ वो फॉल हो गया नीचे 195 करोड़, 195 करोड़। सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को यहाँ पे धक्का लगा, मतलब कंपनी डूबने वाली है, ये जैसे ही पता चला तो देखिए वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कहाँ से कहाँ आ गया। सेम वे इधर क्रेडिटर के पैसे ये देंगे नहीं शायद से, तो
बैंक लोन नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन को अगर थोड़ा सा भी धक्का लगता है या तो वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन अंधियारे में दिखता है, तब ये चीज़ होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अकाउंटिंग में। चलिए आगे चलते हैं। अब एक्रूअल कंसेप्ट, ये डबल एंट्री सिस्टम के लिए हमें काम में आने वाला है। यहाँ पे हिंदी में हमने लिखा है जब जब तब तब, मतलब जब जब कोई चीज़ एक्री होगी या तो हमने अर्न कर ली होगी, तब तब हम उसका एंट्री अकाउंट्स में करेंगे। तो उसका एंट्री हम अकाउंट्स में करेंगे। एक्री होना मतलब जमा होते रहना, रिसीव नहीं हुआ है। जैसा हमने एक सेविंग्स बैंक में मान लीजिए 1 लाख रुपये रखा है और उस पर मिल रहा है हमको 4% पर एनम। तो ये मान लीजिए हमने रखा था 1/4/2019 को, तो आज है 1 मई, 2 मई है आज, 2 मई 2020। तो ये साल भर का जो है, ये साल भर जो आया है हमको इंटरेस्ट एक्री हुआ है अभी तक, मतलब जमा होते रहा है साल भर के लिए, लेकिन अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है। तो इसको बोलना है एक्रीवल। एक्री हो रहा है बट रिसीव नहीं हुआ है। सेम वे मान लीजिए रेंट है हमारा, हमने क्या टर्म्स डिसाइड किए कि भैया हम रेंट वंस फॉर ऑल एक 12 महीने के बाद पे करेंगे आफ्टर 12 मंथ्स। किसी एक पर्सन से हमने उनका शॉप रेंट से लिया, उनका ऑफिस रेंट से लिया, लेकिन उनको क्या बोला मंथली रेंट जो है 8000 एक्री होते रहेगा, लेकिन ये पेमेंट के लिए ड्यू कब होगा, एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स। तो ये जो हर महीने 8-8 हज़ार जो जमा होंगे रेंट के नाम से यहाँ पे एंड सो ऑन, ये हो जाएंगे 96। तो ये टोटल जो 96 है ये हो जाएगा एक्रूअल, और ये जब ड्यू हो जाएंगे तो ये हो जाएगा ड्यू। ये है एक्रूअल का कंसेप्ट, जब जब तब तब हमको रिकॉग्नाइज करना है। सेम वे रियलाइजेशन का कंसेप्ट है, जो इनकम के अर्निंग के लिए बोला है और सेल्स रियलाइजेशन, सेल्स का रेवेन्यू रियलाइज करने के लिए बोला है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है ऐसा बोल सकते हैं। ये दोनों को एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक्रूअल का कंसेप्ट रखिए याद में, और यहाँ पे पीरियोडिसिटी का एक कंसेप्ट आता है। कट ऑफ हमने देखा था कल, कट ऑफ एंड पीरियोडिसिटी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इंश्योरेंस काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस हमने लिया है मान लीजिए अगस्त 2019 में, और फाइनेंशियल ईयर था 1/4/2019 से 31/3/2020। तो ये इंश्योरेंस जो है यहाँ तक चलने वाला है मान लीजिए 31 जुलाई 2020। तो अब जो लास्ट ईयर का अकाउंटिंग ईयर का पीरियड था वो इतना ही था, ये वाला जो मैं हाईलाइट करता हूँ अभी येलो कलर से। ये जो था लास्ट ईयर का जो है पीरियड वो इतना है, खर्चे में से इतना हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे इस पर्टिकुलर ईयर एंड पे, और बचा हुआ जो है हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे असेट बोल के, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और उस साल उसको बुक करेंगे। तो ये हुआ एक्रूअल कंसेप्ट, मतलब मैचिंग कंसेप्ट, जो मैचिंग का कंसेप्ट है और एक्रूअल का कंसेप्ट है वो यहाँ पे हमने एप्लीकेबल किया। उस पीरियड में जितना खर्चा हुआ, उस पीरियड के लिए जितना खर्चा हुआ उतना ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, इतना खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, बचा हुआ खर्चा अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके फिर ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये हुआ एक्रूअल एंड रियलाइजेशन। नेक्स्टली है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको जानने के बाद हमारा कोई डिसीजन चेंज हो सकता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिसीजन आप लेने जा रहे थे कि हम वीडियोकॉन के शेयर्स परचेस करने वाले हैं, सो कुछ चीज़ पता चलने की वजह से वो शेयर्स हम परचेस कर रहे थे, और बाद में कुछ और चीज़ पता चली उसके वजह से और हमने शेयर्स ज़्यादा परचेस कर लिए, और फिर लास्टली एक चीज़ पता चली जिसकी वजह से हमने पूरे शेयर्स बेच दिए।
कुछ चीज़ें हमारे को सुनने को मिलती है बाया फॉर्मल और इनफॉर्मल रिसोर्सेज जो कि हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस कर देती है, वो होती है मटेरियल चीज़ें, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़। वो होती है मटेरियल। देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल आइटम्स which might influence the decision of the user of the financial statement। इनका बोलना ये है कि अकाउंटिंग करते समय हर वो चीज़ बैलेंस शीट में आनी चाहिए। बेसिकली एक चीज़ बताना चाहूँगा, बैलेंस शीट ये एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, ट्रू एंड फेयर होना ज़रूरी है। ट्रू एंड फेयर होना ज़रूरी है, एक्यूरेट नहीं भी रहा तो चलेगा। एक्यूरेट नहीं भी रहा तो चलेगा, बट ट्रू एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रू एंड फेयर मतलब क्या कि आपने सारे मटेरियल चीज़ें जितनी बतानी चाहिए थी उतनी आपने बता दी है, बैलेंस शीट में बोलिए या तो नोट्स टू अकाउंट्स में बोलिए, तभी हम उसको बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू आपने दिया है। अदरवाइज हम बोलेंगे कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है। तो वो सारी चीज़ें जो यूज़र का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है वो आपने डिस्क्लोज करनी है, उसको बोलते हैं मटेरियल चीज़ें। और जो चीज़ें जो माइन्यूट चीज़ें हैं जो डिसीजन मे नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन, सो उसको नहीं भी यहाँ पे डिस्क्लोज किया तो एक समय हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। तो ये एक एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल को, जो अभी बताया कि इमटेरियल चीज़ होगी तो आप नहीं बताए तो भी चलेगा। अब मटेरियलिटी जो है वो एक सब्जेक्टिव टर्म है, डिपेंड करता है कि नेचर बिजनेस का नेचर क्या है और जिस चीज़ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है वो चीज़ क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए, हमने एक कैलसी परचेस करके लाया, एक कैलकुलेटर परचेस करके लाया 200 का, और एक कंप्यूटर परचेस करके लाया 20,000 का, और हमारा एक सिंपल सा शॉप है जिसका टर्नओवर कुछ 5 लाख रुपए साल का है। अब इन दोनों में से कौन सा चीज़ मैं एसेट बोल के बताऊँ बैलेंस शीट में और कौन सा नहीं बताऊँ, ये एक जजमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं मटेरियलिटी देखूंगा। 200 रुपया ठीक है, एक रेवेन्यू खर्चा है, कैलसी शायद 6 महीने बाद बदलना भी पड़े, लेकिन कंप्यूटर मेरा 7-8 साल जाएगा। इसको मैंने एसेट बोल के ट्रीट किया मटेरियलिटी देखते हुए अमाउंट का, और इसका लाइफ वही यहाँ पे मैंने इसके अमाउंट का मटेरियलिटी देखा। लाइफ में भी 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, एक बता रहा हूँ सिर्फ एग्जांपल समझने के लिए। 200 रुपये का मैंने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया एज एक्सपेंस है। तो मटेरियलिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में जाएंगी, कौन सी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी, ये सारा मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मैचिंग कंसेप्ट। ये मैचिंग कंसेप्ट हमने थोड़ी देर पहले सीखा एक्रूअल के समय, कि खर्चा जिस पीरियड को बिलोंग करता है उसी पीरियड में राइट ऑफ करना है, और जितना बिलोंग करता है उतना ही पोर्शन राइट ऑफ करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक क्लासिक एग्जांपल है मैचिंग कंसेप्ट का, डेप्रिसिएशन है, ये सारी चीज़ें हैं। मैचिंग कंसेप्ट में यही चीज़ बोला है, टेक्स्ट में भी वही चीज़ बोली है। देखिए एक बार, प्रोविजंस आर मेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, बैड डेट्स, देन ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं। तो मैचिंग कंसेप्ट में यही सब आएगा। एक्रूअल प्लस मैचिंग एक दूसरे को फिर से कॉम्प्लीमेंट्री है। अब लास्ट 2 कंसेप्ट बची है हमारी, उसमें से 11th नंबर हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकाउंटिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और ये बाद में देखते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। सेम वे यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। कैसे? अब एक एग्जांपल हमने कल देखा था, राजू भैया का एग्जांपल फिर से रिटर्न आते हैं। राजू भैया ने श्याम भैया से क्या खरीदा था? आम, और क्या दिया?
मैंगोज लिए, मैंगोज रिसीव्ड एंड कैश गिवन। सो मैंगोज क्या हो गया हमारे लिए? स्टॉक। तो ये हमारा हुआ असेट, एक असेट बढ़ गया यहाँ पे हमारा, लेकिन कैश दे दिया हमने, ये भी हमारा क्या था? असेट। एक असेट कम हुआ, मतलब एक ट्रांजैक्शन करने की वजह से एक असेट बढ़ा, साइमल्टेनियसली एक असेट कम भी हुआ। तो ये हुए दो इफेक्ट। सिमिलरली मान लीजिए फिर अगला ट्रांजैक्शन एक नए पेज पे कर लेते हैं हम लोग। चलिए यहीं पे करते हैं। बाबू भैया से हमने परचेस किया, क्रेडिट पे किया, तो देखिए स्टॉक बढ़ गया था, लेकिन क्रेडिटर्स भी तो बढ़े। एक असेट बढ़ा, एक लाइबिलिटी बढ़ी, और जब पे करेंगे तो एक असेट कम होगा और एक लाइबिलिटी भी कम होगी। सो ये जो इफेक्ट हो रहा है इसको बोलना है ड्यूअल एस्पेक्ट। एक ट्रांजैक्शन की वजह से एक असेट बढ़ेगा या दूसरा, एक असेट बढ़ेगा एक कम होगा, एक असेट कम होगा एक लाइबिलिटी कम होगी, एक लाइबिलिटी बढ़ेगी एक असेट बढ़ेगा। ये बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, और इसी चीज़ पे हमारा बैलेंस शीट बैलेंस होते रहता है। आप देखिएगा, सॉरी। सो ये हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग के हिसाब से, और इसी की वजह से ये डबल एंट्री सिस्टम आया है। एक चीज़ डेबिट होता है और एक चीज़ क्रेडिट होता है, एक चीज़ डेबिट होता है एक चीज़ क्रेडिट होता है। तो ये हम गोल्डन रूल्स में फिर से सीखने वाले हैं कि क्या गोल्डन रूल्स हैं, देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो, और वो बेसिस है पूरे अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने के लिए। चलिए आज का आखिरी पॉइंट इस सेशन का, डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स मतलब क्या कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे बैलेंस शीट में दिख रही है वो किस तरीके से हमने लाई है, वो रिजल्ट कैसे मिला है, उसका प्रोसेस क्या रहा है। मतलब जर्नल एंट्री में हमने क्या एजम्पशंस यूज़ किए थे, या तो कुछ मटेरियल चीज़ें हैं, बैलेंस शीट में कुछ आइटम दिख रहा है, उसका नोटिस या उसका नोट हमको देना है कि ये डेटर्स में इतने इतने जो डेटर्स है ये बैड डेब्ट्स होने के चांसेस है, या तो लोन में इतना अमाउंट है जो कि हमको तुरंत पे करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्क्लोज करेंगे। कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हमने यूज़ करे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए हमने, ये सारी चीज़ें हमको बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट्स में देनी होती हैं, और इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का जो कंसेप्ट है वो आता है AS1 से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से। ये डिस्क्लोजर्स का स्टैंडर्ड है, तो वहाँ से ये कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर बोला है लास्ट पॉइंट, all information should be disclosed should be relevant, reliable, comparable and understood by the concerned authorities। जो जो आप डिस्क्लोज करने वाले हो वो रिलायबल होना चाहिए, चुप कुछ भी फेक बातें नहीं करनी है वहाँ पे। कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है और बाकी सब चीज़ें तो आपके प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से कंपेयर करते आनी चाहिए, और किसी और एंटिटी के बैलेंस शीट से आपका ये साल का बैलेंस शीट कंपेयर करते आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। सो दैट्स ऑल दिस। ये सारी जो चीज़ें थी ये थी कुछ बेसिक चीज़ें हमको दिमाग में रखते हुए अकाउंटिंग शुरू करना है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन का अगर अकाउंटिंग करना है तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमको चेक करने हैं, फिर उसको बुक्स में पुटअप करना है। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आने वाले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। सी यू सून, थैंक यू।